अच्छे से कर लिया था। प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था। अब जो है हम लोग आज हिटलर के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव सेशन करेंगे। ठीक है, तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, खास करके 9 to 12 जिनका सोशल साइंस है वो लोग विशेष रूप से इसको बार बार देखेंगे। बाद बाकी एक बार कम से कम 6 to 8 वाले भी देख लेंगे, क्योंकि बीपीएससी है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 9-10 के सिलेबस का है, तो हो सकता है 6 to 8 में भी डाला जाए, क्योंकि कंफर्म क्लियरेशन तो है नहीं कि यहाँ पर क्या होगा, इसीलिए सभी लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक को। बाकी 9 to 12 में तो निश्चित रूप से आपके द्वितीय विश्व युद्ध, हिटलर, ये सब से क्वेश्चन आपको पूछे गए थे और पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आपका जो है वो है आपका हिटलर का उत्कर्ष, और साथ ही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में जो है आएगा अच्छे से ये टॉपिक। लेकिन अगर आपने शुरुआत से अगर विश्व इतिहास को नहीं देखा है तो कंटेंट में जो पड़े वीडियो हैं उसको निश्चित रूप से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि क्या है कि विश्व इतिहास के जो टॉपिक हैं सब एक दूसरे से कोरिलेटेड रहता है। ठीक है, तो कोरिलेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, तो आपको अच्छे से समझ में आता है जब आप स्टेप बाइज पढ़ते हैं, खास करके विश्व इतिहास को। ठीक है, बात बाकी समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे समझ से, क्योंकि आप लोग 9-10 में भी ये सब पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये आप पढ़ रहे हैं, आपका 9-10 के ही कहिएगा एनसीईआरटी का ही हम लोग भी नोट्स बनाते हैं, उसी के माध्यम से आपको पढ़ाते हैं, तो इसीलिए आप लोग को निश्चित रूप से समझ में आएगा। बिल्कुल देखिए, विश्व इतिहास के सारे टॉपिक को देखिए, और एक बार तो खास करके जो 9 to 12 वाले हैं सोशल साइंस वाले, वो निश्चित रूप से देखिए। और जो लोग YouTube पर देखते हैं तो कम से कम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चैनल भी आप लोग नहीं सब्सक्राइब करते हैं और आपको लगता है कि सब्सक्राइब करने में जो है आपको पैसा लग रहा है जैसे उस तरीका से। ठीक है, तो चैनल भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं लोग, इतना मतलब तो फ्री में आपको YouTube पे तभी कोई टीचर दे सकता है जब कम से कम आप उसको लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में YouTube पे मैं सारा वीडियो देना बंद कर दूंगा या लॉक कर दूंगा। ठीक है, और ये सोचिएगा कि मैं पैसे के लिए YouTube पे डालना हो, तो बिल्कुल ये बात नहीं है। ठीक है, मैं YouTube पे डालता हूँ तमाम अभ्यर्थियों के लिए जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं या वो पेमेंट नहीं कर पाते, तो मैं उनके लिए वीडियो डाल देता हूं कि वो भी थोड़ा बहुत पढ़ लें और जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति कर लें। ठीक है, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि YouTube से मैं आपको इनकम जनरेट करूं। अगर वो उद्देश्य होता तो मैं भर दिन जो है आपका, मेरे पास सब्सक्राइबर इतने कम नहीं होते। अगर मेरा उद्देश्य YouTube से कमाना होता तो हमारे पास 5 लाख सब्सक्राइबर प्लस रहता। चूंकि मैं उस तरह का न्यूज ही भर दिन डालते रहता, तो मैं नहीं चाहता हूं कि स्टूडेंट को गुमराह करूं। बिल्कुल हमारा उद्देश्य होता है केवल और केवल पढ़ाई। ठीक है, आप लोग ये बात समझ रहे होंगे। हम चैनल पे उतने ही चीज को डालते हैं जो महत्व मुझे लगता है कि डालने के लिए स्टूडेंट के लिए है। बाद बाकी अभी देखिएगा कि इतना वीडियो लोग डालेंगे बिना मतलब का, खामखा जो है परेशान स्टूडेंट को भी कर रहे हैं, खुद भी परेशान हो रहे हैं और नकारात्मक सोच लोगों के अंदर भर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो सब जो है स्टूडेंट के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, और ये बात आपको बाद में समझ में आएगी। अभी आपको तो उतनी समझ हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि YouTube पे क्या होता है। छोटा छोटा जो है पॉइंट को लेकर के आपको भर दिन जो है गुमराह करते रहेंगे और आप उसको देखते रहिएगा, और चैनल भी सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, वैसे चैनलों का आप देखिएगा 2 लाख 3 लाख 4 लाख तुरंत सब्सक्राइबर होता है, लेकिन जो सही रियल टीचर है जो पढ़ा रहे हैं वहां पे सब्सक्राइबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग का जो है सोच है। चलिए, बाद बाकी जैसा सोच रखेंगे वैसा ही जीवन में सफलता भी मिलती है। तो सबसे पहले हमने जब प्रथम विश्व युद्ध कल पढ़ाया था तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी, हाँ बिल्कुल, लगभग मैंने जो है YouTube पे लगभग वीडियो डाल दिया है। देखिए, आपको जो मैं फीस लेता हूँ वो नोट्स, टेस्ट सीरीज, PDF, यही सब का फीस होता है। क्योंकि आपसे मैं फीस कहाँ ले रहा हूँ,
अगर आप सोचिए तो वो मेरा इंटरनेट कॉस्ट ही लग जाता है, जो आपसे 600 1000 मैक्सिमम मैंने 1000 रुपया लिया, इस बार तो मैंने 500 रुपया ही लिया है लगभग। तो 500 में क्या होता है, आप सोच सकते हैं कि आपको जितना फैसिलिटी उसमें कंपनी को जाता है, फिर बहुत बात है, बहुत सारा खर्चा है, टाइपिंग कॉस्ट है, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य कमाना नहीं है, कमाना रहता तो मैं दूसरे तरीका से आपसे लेता, ठीक है। 500 में आपको कोर्स नहीं देता। और YouTube पे मैं डालता हूँ उन गरीब अभ्यर्थियों के लिए जो पढ़ने के इच्छुक हैं और पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी आप लोग जितने सफल हुए हमारे पेड बैच वाले, उससे कहीं दुगुना स्टूडेंट जो सफल हुए जो बिना पेड के पढ़े, ठीक है। बहुत सारे लोगों का कॉल आया मुझे, सर मैंने आपके YouTube देख करके ही पास किया। चलिए बहुत खुशी होती है, चलिए जीवन में कम से कम कुछ तो लोग महत्व को समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। देखिए पास हो जाइए नहीं हो जाइए ये तो आपका मेहनत पे डिपेंड करेगा, ठीक है, इतना जान लीजिए। लेकिन मार्गदर्शन जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। पिछले बार भी हमने जो डायरेक्शन दिया वही डायरेक्शन में आपका एग्जाम भी हुआ है। आप देख लीजिए, सारा वीडियो मेरा YouTube पर है, कहीं आपको दिक्कत नहीं आपको नजर आएगा। बाकी देखिए सफलता और सफलता मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आपका जो आपके हाथ में है वो है आपका कर्म करना, ठीक है। अगर आप कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ठीक है। फल देने का काम कोई और करता है, जो ऊपर वाले हैं, जो कह सकते हैं कि जो हमारे हाथ में नहीं है। कई लोग अच्छे भी विद्यार्थी असफल हो जाते हैं, कई कमजोर स्टूडेंट को भी सफलता मिल जाती है। ये तो आपका नसीब कह सकते हैं, ऊपर वाला का जो होगा, आप जैसा कर्म कर रहे हैं जब आपको फल देना होगा तब दे ही देंगे। बशर्ते आप लोग मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हाँ, डायरेक्शन में कहीं भी कोई कमी आपको नजर नहीं आएगी। जो जो टॉपिक हमने पढ़ाया है आज तक वही सब टॉपिक आप देखिए बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए आप लोग अच्छे से जो है उसको पढ़िए। टेस्ट सीरीज जो हमारा कंटेंट में डाला हुआ है उसको लगाते रहिएगा, और साथ साथ जो पीडीएफ है उसको प्रिंट करवा करके रीडिंग जरूर कीजिए, ठीक है। बाकी वीडियो तो आपको जो भी है वो तो देखिए ही, उसमें कोई ये नहीं है। चलिए अब आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और वहां पर जर्मनी के साथ वर्साई की संधि हुई, जो कि एक अपमानजनक संधि था। क्या था? एक अपमानजनक संधि था, जिसके माध्यम से जो है जर्मनी पे बहुत बड़ा टैक्स आरोपित कर दिया गया था, 5 अरब डॉलर का, जिसको चुकाने में जर्मनी कह सकते हैं कि जर्मनी की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। वहां ये स्थिति हो गई थी कि लोगों को खाने के लिए भी मुहताज होना पड़ा, यानी लोगों के पास इतने धन नहीं थे कि लोग भोजन भी करा सके अपने बच्चों को। और इस स्थिति में जो आप हिटलर का देखिएगा जो उदय होता है, कहीं ना कहीं वही आर्थिक तंगी ही महत्वपूर्ण कारक रहता है। और जब आप मेन कैंप पढ़िएगा हिटलर का, जो मेरा संघर्ष जो ग्रंथ है, उसमें उसने बताया है कि उसके माता पिता ने सुसाइड किया था। क्यों? तो उनको अपने बच्चों के लिए भी भोजन नहीं जुटा पा रहे थे, इस ग्लानि में आकर के उन्होंने सुसाइड कर लिया था हिटलर के माता पिता ने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर आक्रोश की भावना थी, जो कि बदला लेने की भावना आप कह सकते हैं, जो कि मित्र राष्ट्रों के प्रति बदला लेने की भावना उसके अंदर कह सकते हैं कि बचपन से ही आ चुका था, ठीक है। तो यहां पर आप देखिएगा कि घटनाएं जो है होगी, और इसमें हिटलर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहले जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जर्मन का चांसलर का योगदान था, वहीं जो है यहाँ पर हिटलर का योगदान हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध कराने में, ठीक है। लेकिन दोनों जर्मनी का ही कह सकते हैं चांसलर था। पहले आपका केसर द्वितीय जो था, विलियम केसर द्वितीय, और अभी जो द्वितीय विश्व युद्ध कराने में किसका योगदान होगा? तो हिटलर का होगा। रिजल्ट होगा सर मेहनत से ही, बिल्कुल मेहनत से ही रिजल्ट होता है। हम लोग मार्गदर्शन करते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बस आपको मार्गदर्शन देते हैं, सही डायरेक्शन देते हैं, रास्ता बताते हैं, चलना आपका काम है, ठीक है। हम लोग एक प्रकार से कह सकते हैं कि मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। आप मेहनत नहीं कीजिएगा, इसी में बहुत सारे लोग पढ़े, 400-500 प्लस पेड कोर्स से लोग जुड़े थे, उसमें से 200 लगभग लोग सफल हुए, बहुत सारे लोग को असफलता भी हाथ लगी, कई सारे लोग इस कारण असफल हो गए, बीएड थे, इस कारण से रिजल्ट ही नहीं आया। रिजल्ट आता तो कुछ और बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे स्टूडेंट सफल होते, तो ये भी बहुत बड़ा रीजन था, ठीक है।
तो देखिए अब वही तो मैं बार बार बोलता था पहले भी कि आप कर्म कर सकते हैं, फल देना ना देना ऊपर वाले के हाथ में। अब समझ में आ गया होगा कि आपने अच्छा कर्म किया, आपके मार्क्स भी अच्छे थे, फिर भी आप रिजल्ट में नहीं हैं। लेकिन बहुत लोग का कम नंबर भी आ रहा था, फिर भी वो जो है आज नौकरी करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको वो जो बात है आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे हाथ में बस कर्म करना होता है, ठीक है। फल देना ना देना सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि डीएलएड वाला जो है 1 to 5 में टीचर बनेगा और बीएड वाला छट जाएगा, ठीक है। लेकिन समय की धारा ने उसको बना दिया और बीएड वालों को छांट दिया। तो चलिए ये सब होते रहता है जीवन में। आप देखिएगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक जो घटनाक्रम होता है वो क्या होता है, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम इटली में फांसीवाद का उदय होता है। क्योंकि इटली भी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, लेकिन आप देखिएगा कि इटली को उससे कुछ फायदा मिलता नहीं है। क्योंकि हर जाने के तौर पे तो जर्मनी पे लाद दिया जाता है, लेकिन जब इटली यहाँ शामिल हो जाता है बाद में चल करके मित्र राष्ट्र में, लेकिन मित्र राष्ट्र ने उसको जानबूझ के बेवकूफ बनाया था, ठीक है। शुरुआत में वो धुरी राष्ट्र का ही पार्ट था, लेकिन आगे चल करके मित्र राष्ट्र में यह मिल जाता है और मित्र राष्ट्र ने इसे कुछ नहीं दिया, जो कि जर्मनी के लिए वो हानि था और वहां भी स्थिति चरमरा गई थी। तो वहां जो उस आर्थिक स्थिति का फायदा उठा करके फांसीवाद का उदय हुआ मुसोलिनी के द्वारा, और वहीं जर्मनी में नाजीवाद का उदय हो जाता है हिटलर के द्वारा। जर्मनी में नाजीवाद का उदय हो जाता है हिटलर के द्वारा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ट्रेनिंग कीजिए। जो लोग ट्रेनिंग में गए बहुत बहुत उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। जो लोग नहीं गए इंतज़ार कीजिए, आप और भी अच्छे में जाएंगे। इंतज़ार कीजिए, बस समय की धारा है, आपके पास भी पहुंचेगी। चलिए अब आ जाइए इटली का जो मुसोलिनी है, फांसीवाद का जो संस्थापक है। कई बार पूछेगा इटली में फांसीवाद की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो इटली में जो फांसीवाद आया था वो बेनिटो मुसोलिनी उसका नाम था, जो कि उसका संस्थापक कह सकते था। ठीक है, बेनिटो मुसोलिनी जो कि संस्थापक कह सकते हैं किसका, तो फांसीवाद का था। कृपया करके पढ़ाई पे ध्यान दे दीजिए आप लोग, ठीक है। अब देखिए आपका जर्मनी में जो नाजीवाद का जो संस्थापक है वो है एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर जो है जर्मनी में नाजीवाद का संस्थापक होता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि जर्मनी में नाजीवाद का संस्थापक कौन था, तो एडोल्फ हिटलर। हिटलर का ही पूरा नाम है एडोल्फ हिटलर। आपने पढ़ा होगा हिटलर के बारे में, जो तानाशाही रवैया नहीं, हिटलर शाही जो बोलते हैं कि हिटलर के तरह ये काम करता है, तो वही है। चूंकि यह तानाशाही प्रवृत्ति का कह सकते हैं कि शासन स्थापित करने की बात करता है। तो यहाँ पर देखिए जर्मनी में जो नाजीवाद है उसके बारे में हम लोग अच्छे से अभी पढ़ेंगे, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की घटना को देखेंगे। जर्मनी में नाजीवाद, ठीक है। अब देखिए नाजीवाद का अर्थ क्या होता है। हिटलर का नाजीवाद जो है वो सैनिकवाद और वीर पूजा यानी सैनिकवाद है, यानी सैनिकों की महत्ता को देना, सैनिक तंत्र की स्थापना करना। वीर पूजा, जो वीर है योद्धा है उसकी पूजा करना। राज की सर्वोच्चता का सिद्धांत, शक्ति ही अधिकार है, यानी वही शासन करेगा जिसके पास शक्ति है। उसके बाद यहूदी विरोधी, यहूदियों का विरोध यहाँ पे किया गया बहुत ज्यादा। और उसी समय आप देखिएगा आगे चल के इजराइल जो यहूदियों का देश बनता है, क्योंकि यूरोप में यहूदियों के साथ वहाँ पे उसको भगाया गया वहाँ से, ठीक है। तो ये लोग जाकर के आगे चल करके फिलिस्तीन के पार्ट में जाके बसते हैं, फिर वहाँ पे आपका इजराइल बनता है, ठीक है। जर्मनी के लिए अतिरिक्त प्रदेशों की मांग तथा आर्य प्रजाति की श्रेष्ठता के सिद्धांत का समन्वय था। तो नाजीवाद मेन रूप से आपने समझ लिया कि क्या था, तो एक प्रकार से वीर पूजा कह सकते हैं या कह सकते हैं सैन्य शासन की प्रवृत्ति वाला, ठीक है। और अपने आप को श्रेष्ठ समझना, राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर के यहाँ पर नाजीवाद का उदय होता है, ठीक है। और ये यहूदी विरोधी भी था। जो नाजीवाद जो है आपका हिटलर का नाजीवाद जो है वो यहूदी विरोधी भी था, ठीक है। यहूदियों को ये लोग देखना नहीं चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हिटलर का थोड़ा सा जीवन परिचय आप देख सकते हैं क्या है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। यह व्यक्ति जो आप देख पा रहे हैं वह हिटलर है, और हिटलर का जो नाजीवाद का जो सिंबल था, ये जो आप देख पा रहे होंगे जो स्वास्तिक चिन्ह है, जो कि आप देखिएगा ये आपको वैदिक सभ्यता में भी दिखाई देगा स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है।
तो सूर्य को समर्पित है यह स्वास्तिक चिन्ह। तो यही इसी प्रकार का जो सिंबल आप देखिएगा वो हिटलर के भी, चूंकि आर्य ही अपने आप को ये लोग कहते थे, आर्य प्रजाति की श्रेष्ठता, तो आर्य लोग के ही माध्यम से आप देखिएगा कि आगे चल करके वैदिक सभ्यता का विकास हुआ है। और कई इतिहासकार इसको जर्मनी से भी आए हुए बताते हैं। तो आप यहाँ पे जो स्वास्तिक चिन्ह का आप देख सकते हैं, तो कहीं ना कुछ कोरिलेशन हो सकता है कि यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य, कई बार यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, नंबर लेके क्या करते, किसी तरीका से हो गया, बस हो गया, सबको बराबर ही समय मिला। चलिए, तो प्रदेशों की मांग तथा आर्य, देखिए बहुत सारे लोग एग्जाम दे के आए थे, बहुत टेंशन में जी रहे थे, लेकिन उन्हीं लोग का रिजल्ट बन गया। जो बहुत ज्यादा नंबर लाके खुश थे, बीएड थे, तो उन्हीं का नहीं बना। तो होता है, क्या कीजिएगा। प्रदेशों की मांग तथा आर्य प्रजाति की श्रेष्ठता के सिद्धांत का समन्वय था। तो हिटलर के व्यक्तित्व को आप देख ही पा रहे होंगे, अच्छे से हिटलर को पहचान लीजिए, कहीं दिख जाए यह व्यक्ति तो बच के रहिएगा। ठीक है, हिटलर का इमेज आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, हिटलर यही है, लेकिन यह बदले की भावना इसके अंदर बहुत ज्यादा रहती है और इसी ने इसको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। आगे चल करके इसने खुद आत्महत्या किया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग हिटलर का जीवन परिचय देख लेते हैं। हिटलर का जीवन परिचय क्या है। कई बार यह क्वेश्चन पूछ देता है कि हिटलर का जन्म हुआ था। तो ऑस्ट्रिया में, देखिए ऑस्ट्रिया जर्मनी दोनों सटे हुए देश थे और ऑस्ट्रिया जर्मनी को आगे चल करके हिटलर ने आपस में मिला दिया था जर्मनी के रूप में। तो हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रोना एक जगह है, वहां पर 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा हिटलर का जन्म कहां पे हुआ था। तो 20 अप्रैल 1889 को कहां पे हुआ था, तो ऑस्ट्रिया का जो ब्रोना एक जगह था, ब्रोना, वहीं पे इसका जन्म हुआ था। ठीक है, किसका, तो हिटलर का। आरंभिक जीवन इसका बहुत गरीबी में व्यतीत होता है। ठीक है, इसके आरंभिक दिन जो थे, यानी बचपन का जो समय था, बहुत ही ज्यादा गरीबी में व्यतीत होता है। और प्रथम विश्व युद्ध में यह सेना के रूप में युद्ध में लड़ा भी था और यह मरते मरते बचा था। इसकी कहानी है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह जो है सेनाओं के इसमें पकड़ा जाता है, लेकिन माफी इसको दे दिया जाता, मतलब इसको छोड़ दिया जाता है, वहां की सेनाओं के द्वारा हिटलर को छोड़ दिया जाता है। और आगे चल करके अगर उस समय जो फ्रांस की सेना को पता रहता कि आगे चल करके ये द्वितीय विश्व युद्ध करा देगा, तो इसको उसी समय जो है गोली मार दी जाती, लेकिन इसको छोड़ दिया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में यह जो है बंदी बनाया तो जाता है, लेकिन फिर इसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो उसके आरंभिक दिन गरीबी में भी व्यतीत होते हैं, किसके, हिटलर के। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने पर वह जर्मन सेना में भर्ती हो गया था। यानी जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय वह जर्मन सेना में भी लड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने पर वह जर्मन सेना में भर्ती हो गया था, यानी प्रथम विश्व युद्ध में भी इसने लड़ाई किया था। ठीक है, और उसे आरंभिक सफलता भी मिली। फ्रांस और बेल्जियम पर जर्मनी ने आधिपत्य जमा लिया था। और आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में शुरुआती चरण में जो है इसकी स्थिति, जर्मनी की स्थिति बहुत ही बेहतर रहती है और इसने फ्रांस और बेल्जियम पर जर्मनी का आधिपत्य भी जमा लिया था। लेकिन आगे चल करके आपको पता होगा जब अमेरिका कूद जाता है प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की तरफ से, तब इसकी हार होनी शुरू हो जाती है। किसकी, तो जर्मनी की। ठीक है, और आगे चल करके आपने देखा कि क्या उसका रिजल्ट आया। चलिए, उसके बाद देखिए युद्ध में हिटलर ने असाधारण वीरता दिखलाई, जिसके लिए उसे आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो यह युद्ध में वीरता के साथ लड़ा था प्रथम विश्व युद्ध में, जिस कारण से इसको अवार्ड भी दिया गया था, आयरन क्रॉस। आयरन क्रॉस से इसको नवाजा गया था, आयरन क्रॉस दिया गया था। ठीक है, किंतु आगे चल करके अमेरिका के युद्ध में प्रवेश करने से मित्र राष्ट्र, जो कि आपका कौन कौन सा था, तो फ्रांस हो गया, रूस हो गया, इटली हो गया। ठीक है, मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस की शक्ति बढ़ गई। फलतः नवंबर 1918 में जर्मनी और उसके सहयोगी राष्ट्रों की पराजय हुई। जो जर्मनी था और उसके सहयोगी राष्ट्र जैसे आपका जो थे वो यहाँ पे पराजित होते, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली। ठीक है,
ऐसे बाद में इटली तो उसी में शामिल हो गया था, मित्र राष्ट्र में ही पराजय हुई। युद्ध पश्चात जर्मनी में घटनाक्रम तेजी से बदला। आगे चल करके क्या हुआ, जर्मनी जब हार जाता है तो इसको तेजी से वहां का जो कह सकते हैं जो विलियम केसर द्वितीय का जो राजतंत्र था वो प्रभावित होता है, चूंकि ये लोग युद्ध में हार जाते हैं। ठीक है, विलियम केसर द्वितीय जो था गद्दी त्याग दिया और भाग गया वहां से। ठीक है, क्योंकि उसे पता था अगर वो पकड़ा जाता तो उसको वहां पे फांसी पे लटका दिया जाता, क्योंकि युद्ध कराने में उसी की भूमिका थी। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात था कि जर्मन केसर जो विलियम द्वितीय है वो वहां से गद्दी छोड़ करके फरार, कहां से, तो जर्मनी का गद्दी छोड़ करके फरार हो गया और वह हॉलैंड जो कि नीदरलैंड है वहां चला गया था। ठीक है, 11 नवंबर 1918 को नई सरकार ने युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए। मजबूरी था, ये जो नई सरकार आई क्योंकि पूरे मित्र राष्ट्रों का दबाव था वहां पर, क्योंकि जर्मनी ने ही युद्ध की शुरुआत की थी तो हर्जाना इसको देना था। तो वहां पर 11 नवंबर 1918 को एक नई सरकार की गठन की गई, कहां, जर्मनी में। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि वहां पर जर्मनी पे दबाव बनाया गया मित्र राष्ट्रों के द्वारा और जो आपका वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किया गया, ठीक है, करवाया गया। जर्मनी में बेनर नामक स्थान पर राष्ट्रीय सभा की बैठक हुई और इस सभा में यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही वहां पर वेमर गणतंत्र, वाइमर गणतंत्र या वेमर गणतंत्र आप देखेंगे लिखा हुआ, पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है, वाइमर गणतंत्र की स्थापना कहां की गई थी, तो जर्मनी में ही वाइमर गणतंत्र की स्थापना की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, नई सरकार ने ही वर्साई की संधि, इसको करना था, इसकी मजबूरी थी, नहीं करता तो मित्र राष्ट्र इसको जो है जो स्थिति में था इसको बांट लेते आपस में, तो यह देश देश रहता ही नहीं, तो इसकी मजबूरी बन गई। नई सरकार ने वर्साई की संधि पर 28 जून 1919 को अपमानजनक कह सकते संधि की, क्योंकि इसमें जो है जर्मनी को बहुत बड़ी रकम जो है हर्जाने के रूप में 5 अरब डॉलर देना पड़ा, साथ ही जो इसके खनिज संपदा वाला जो क्षेत्र था वो भी इन मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांटा था। ठीक है, और यही कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण वर्साई की संधि के ही कह सकते हैं कि में छिपा हुआ था। ठीक है, वर्साई की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हो चुका था। तो वर्साई की संधि 28 जून 1919 को एक अपमानजनक संधि की और इसकी जर्मनी में काफी तीखी प्रक्रिया हुई। देखिए, सरकार विरोधी बातें तो हो रही थी, लेकिन यह नहीं सोचा जा रहा था कि आखिर अपमानजनक संधि किसके कारण से करना पड़ा। ठीक है, तो जो नई सरकार आई उसके प्रति लोगों के अंदर नफरत की भावना, चूंकि इसने साइन किया था तो इसकी मजबूरी थी, इसलिए इसने जो वाइमर गणतंत्र था उसने वहां पर जो है साइन किया था। इस असंतोष का फायदा अब कौन उठाएगा, हिटलर। सब किया करतूत किसका था, विलियम केसर द्वितीय का, लेकिन चूंकि उस बुरे वक्त में जो है वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई तो सारा जो है जिम्मा जो है उस पे थोप दिया गया, चूंकि इसने साइन कर दिया था संधि में, मजबूरी थी। चलिए अब आते हैं हिटलर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। उसने वहां के सबसे पहले इसने क्या किया कि वहां के युवक जो जर्मनी के युवक थे उसको एक साथ लेकर के जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ठीक है, वहां के युवकों के साथ मिलकर के जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और उसने इसका पुनर्गठन किया और इस पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। उसने इसका नाम बदल करके क्या रख दिया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो ये किसकी पार्टी है, तो हिटलर की पार्टी। कई बार पूछ सकता है कि हिटलर ने जो पार्टी का गठन किया उसका नाम क्या था, तो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ठीक है, क्या नाम था, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि हिटलर का पार्टी का क्या नाम था, तो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ठीक है, और यही पार्टी बाद में नाजी पार्टी के नाम से विख्यात हुआ, जो कि नाजीवाद आप लोग पढ़ते हैं हिटलर के द्वारा जर्मनी में शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो आगे चल करके जो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी है, ठीक है, यही आगे चल करके क्या बन जाएगा आपका, नाजी पार्टी, नाजीवाद। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो जो लाइन आपको येलो किया हुआ रहता है नोट्स में वो महत्वपूर्ण है, और ऐसे भी सारा लाइन ही महत्वपूर्ण होता है। अच्छे से आप लोग जब पढ़ेंगे तो कहीं कोई क्वेश्चन में आपको छूटेगा नहीं। ऑप्शन में इतना बेवकूफ नहीं रहता है कि दोनों ऑप्शन देगा आपको, ठीक है, कोई एक ही देता है।
अगर दोनों देगा तो उसमें आंसर जरूर होगा, ए बी सी दोनों इस तरीका से ऑप्शन जरूर देगा, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, एक न्यूज अभी आया है कि अभी जो आप लोग को 2 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलेगा उसमें स्कूल का आवंटन नहीं होगा, उसमें केवल जिला लिखा हुआ होगा। आगे चल करके स्कूल का आवंटन जो है आपका जिला जो पदाधिकारी होंगे, शिक्षा पदाधिकारी, उनके ही माध्यम से उम्मीद है कि किया जाएगा आवंटन। हो सकता है या तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही कर दिया जाए। ठीक है, देखिए क्या होता है। हिटलर इस दल का नेता था, किसका? तो आपका नाजीवाद का। फ्यूहरर बन गया और इसने 1923 में लुडेनड्राफ के साथ मिलकर गणतंत्रात्मक सरकार का तख्ता पलट करने का प्रयास किया। तो यानी जो गणतंत्र, वाइमर गणतंत्र था, उसका तख्ता पलट करने का प्रयास किसने किया? तो शुरुआत में वर्कर्स पार्टी के माध्यम से, या नाजी पार्टी है उसके माध्यम से कौन करेगा? तो हिटलर करता है। किंतु इस पर मुकदमा चला करके इसको कारावास दे दिया गया, यानी इसको जेल हो गई। फिर आगे चल करके इसी कारावास में ही जो है हिटलर, एक महत्वपूर्ण जो किताब है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, मेरा संघर्ष यानी मेन कैंप, कई बार पूछेगा मेन कैंप के रचनाकार कौन हैं? आत्मकथा है यह किसके द्वारा लिखा गया है मेन कैंप? तो याद रखिएगा हिटलर के द्वारा। मेन कैंप किसके द्वारा लिखा गया है? तो मेन कैंप के रचयिता है कौन? तो मेरा संघर्ष मेन कैंप के रचयिता हिटलर है। इन्होंने ही अपने जीवनी को लिखा है उसमें, मेन कैंप में। और इसने जनतंत्र के विरुद्ध असंतोष प्रकट किया। लोग हिटलर की तरफ आकर्षित हुए, चूंकि उधर बहुत ज्यादा समस्याएं उस समय देश में चल रही थी और लोगों को कोई ना कोई एक सहारा चाहिए था, जो कि लोगों को हिटलर में दिखने लगा। हजारों लोगों ने नाजी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ठीक है, तो कोई भी पार्टी एक लंबा समय जब व्यतीत कर लेता है तो कहीं ना कहीं लोग जब उससे तंग हो जाते हैं, तो एक नई पार्टी जो है लोकतंत्र या किसी भी देश में बनती है तो उसमें लोग ज्यादा से ज्यादा शामिल होते हैं। जनता हिटलर को अपना मसीहा मानने लगे। जनता अब जो है, जनता को हिटलर में ही सारा सॉल्यूशन दिखने लगा कि अब यह गणतंत्र में जो है कहीं आस्था लोगों में नहीं रहा और लोग जो है नाजी पार्टी में आस्था रखने लगे और हजारों की संख्या में लोग इस पार्टी को में शामिल होने लगे। ठीक है, और हिटलर को मसीहा मान बैठे। 1930 तक हिटलर को पर्याप्त समर्थन नहीं मिला था। 1930 तक हिटलर को कोई समर्थन नहीं मिला था। 1929 का जब आर्थिक मंदी जब आता है वैश्विक स्तर पे, जब जर्मनी या विश्व के अन्य देशों की और भी स्थिति दयनीय हो जाती है, लोगों को जब भोजन मिलना दुर्लभ हो जाता है, अनाज नहीं मिल रहा है खाने के लिए, इलाज के लिए दवाई नहीं मिल रहा है, कोई फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, तो उस स्थिति में जनतंत्र विरोधी भावनाएं बढ़ी और नाजी का प्रभाव बढ़ता गया और उत्साहित होकर हिटलर 1932 में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लड़ा। तो कई बार पूछेगा कि जर्मनी में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हिटलर ने कब लड़ा था, चुनाव लड़ा था? तो 1932 ईस्वी में। लेकिन उस समय इसकी पराजय हुई। तो हिटलर जो राष्ट्रपति का चुनाव 1932 में लड़ता है तो उसमें भी यह नहीं जीत पाता है, वह हार जाता है। परंतु यह हतोत्साहित नहीं हुआ। जैसे आप लोग भी अगर बीपीएससी टीआरई 1 फेज में अगर सफलता नहीं मिला है तो हतोत्साहित मत होइएगा। ठीक है, आएगा, फिर दिसंबर में जो एग्जाम होगा उसमें सफलता आपको मिलेगी। इसके प्रभाव के कारण राष्ट्रपति हिडेनबर्ग, लेकिन इसका प्रभाव बढ़ गया था, भले इसको सफलता नहीं मिला था लेकिन इसका प्रभाव जर्मनी में बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, खास करके युवाओं में। ठीक है, हिडेनबर्ग ने उसे 30 जनवरी 1933 को अपना प्रधानमंत्री यानी चांसलर बना दिया। यह नहीं जीता, हार गया, लेकिन इसका प्रभाव जर्मनी में बहुत ज्यादा बना हुआ था उस समय, जिस कारण से जो उस समय जो हिडेनबर्ग वहां के राष्ट्रपति थे जर्मनी के, उन्होंने जो है किसको? तो हिटलर को प्रधानमंत्री यानी चांसलर नियुक्त कर दिया।
चांसलर बनते ही उसने सबसे पहले क्या किया, सत्ता सुदृढ़ करने हेतु गणतंत्र को समाप्त करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। ठीक है, जिसके माध्यम से ये बना उसी को जो है तख्ता पलट करके समाप्त करने का प्रारंभ कर दिया, अपने जो विरोधी है उसको समाप्त करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। ठीक है, मार्च 1933 में एक कानून जब इनेबलिंग एक्ट बनाकर हिटलर को अध्यादेश द्वारा शासन करने का अधिकार दिया गया। क्या किया कि मार्च 1933 में उसने एक कानून बना इनेबलिंग एक्ट, उसके तहत हिटलर ने सारा पावर जो अध्यादेश लागू करके देश में शासन करने का अधिकार खुद के ऊपर ले लिया और वहां पर एक जो पुलिस का संगठन था गेस्टापो और अन्य विशिष्ट पुलिस टुकड़ी। तो गेस्टापो जो है आपका वहां पर जर्मनी का गेस्टापो क्या है, तो पुलिस संगठन है एवं अन्य विशिष्ट पुलिस टुकड़ियों के द्वारा नाजी पार्टी के विरोधियों को वहां पे समाप्त करने लगा और आतंक का राज स्थापित कर दिया था हिटलर ने। जो भी इसके विरोधी थे, जो भी नाजीवाद के विरोधी थे, उसको गेस्टापो एक जो विशिष्ट पुलिस दल है उसके माध्यम से पकड़ पकड़ के अंदर करना शुरू कर दिया। संयोग से क्या हुआ, आगे चल करके राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु जब हो जाती है तो उसके बाद इसने क्या किया कि जो राष्ट्रपति का पद है और चांसलर का पद है दोनों को मिला दिया, दोनों को पद मिला दिया, यानी अब वहां का कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता था, जो चांसलर है वही पूरा जो है शासन संभालेगा। राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु होने के साथ ही राष्ट्रपति का पद चांसलर के साथ मिला दिया गया तथा सर्वाधिकारवादी राज की स्थापना हुई, यानी सारे अधिकार जो है अब चांसलर के पास आ गए। वह देश का फ्यूरर नेता बन गया। उसने एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा दिया। तो कई बार क्वेश्चन पूछेगा, एक जनता, एक साम्राज्य और एक नाता का नारा, एक नेता का नारा किसने दिया था, तो हिटलर ने दिया था। यानी एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया, तो हिटलर ने दिया था। 1945 तक वह जर्मनी का भाग्य विधाता बन गया और आपको पता होगा जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच में होता है और उसमें 6 अगस्त और 9 अगस्त पर जब आगे चल करके जापान में बमबारी होती है, ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध का उसके बाद ही समापन होना शुरू हो जाता है। आगे चल करके जर्मनी को भी आत्मसमर्पण करा और हिटलर ने जो है आत्महत्या कर लिया खुद के बंकर में ही। ठीक है, तो 1945 तक वह जर्मनी का भाग विधाता बना रहा। हिटलर नाजीवाद के उत्कर्ष के क्या कारण थे, तो यहाँ पर बस देख लीजिए। 1919 का वर्साई की संधि जो कि जर्मनी के साथ एक अपमानजनक संधि था, तो ये सबसे पहला कारण था आपका। दूसरा, 1929 तक आते आते बहुत ज्यादा आर्थिक मंदी आ गया था यूरोप में, जो कि लोगों के लिए बहुत ही कह सकते हैं परेशानी का सबक था और वहां पर लोगों को भोजन मिलना, स्वास्थ्य जो चिकित्सा मिलना, ये सब बंद हो चुका था। तो ये बहुत बड़ा प्रभाव था। साम्यवादी विचारधारा भी बढ़ते जा रही थी, यहूदी विरोधी भावना भी बढ़ चुकी थी, जर्मनी में अंतर्निहित सैनिक की प्रवृत्ति थी, जर्मनी में गणतंत्र की विफलता, क्योंकि इसी ने आपको जो है साइन किया था वर्साई की संधि में। हिटलर को सभी वर्गों का समर्थन मिल गया और हिटलर का जो व्यक्तित्व है, ठीक है, तो किसी भी नेता का व्यक्तित्व ही उसको उस ऊंचाई पर ले जाता है। जब तक व्यक्तित्व नहीं होगा तब तक वह अच्छा एक नेता बन ही नहीं सकता। तो हिटलर का जो व्यक्तित्व है ये भी यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, नाजीवाद का जो मेन फिलॉसफी क्या था, प्रजातीय स्तरीकरण, यानी अपने जाति को वो सर्वश्रेष्ठ मानते थे, जो आर्य जाति है उसको श्रेष्ठ मानते थे। भौगोलिक राजनीतिक दृष्टिकोण था कि वो एक ऑस्ट्रिया जर्मनी को मिला करके अपना पूरा प्रशासन देखना चाह रहे थे, सर्व अधिकारवाद का प्रसार एवं गणतंत्र की आलोचना इनका उद्देश्य था। यानी जो पावर था सर्वे सर्वा अपने आप को बना लिया हिटलर ने और गणतंत्र का यहां पर आलोचना करना शुरू किया। उग्र राष्ट्रवाद का समर्थक था, समाजवाद का विरोधी था, महान नेता का गुणगान ये किया करता था, खुद को एक महान नेता भी बना लिया, यहूदी विरोधी नीति और सैन्यवाद को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे उसके दर्शन थे। प्रभाव क्या हुआ, स्वतंत्रता विरोधी भावनाओं की बलवती किया गया। यूरोपीय राष्ट्रों ने जर्मनी के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई। देखिए, एक कारण क्या होता है कि हिटलर जब अपने आप को वहां पर बहुत शक्तिशाली अपने आप को पेश करना शुरू करता है, तो शुरुआत में जो यूरोपीय देश थे वो तुष्टीकरण की नीति अपनाते थे, यानी जर्मनी की बातों को मान रहे थे और उसकी जो महत्वाकांक्षा था उसको दे रहे थे। ठीक है, जो मांग रहा था या जो कर रहा था उसको करने दे रहे थे।
ये बहुत बड़ी कह सकते हैं कि कारण बन जाता है द्वितीय विश्व युद्ध का। अगर इंग्लैंड और फ्रांस तुष्टीकरण की नीति नहीं अपनाते तो शुरुआत में ही हिटलर को पाबंद कर दिया जाता तो आगे चल करके युद्ध नहीं होता। सैन्यवाद और उग्र राष्ट्रवाद ने विश्व शांति को खतरे में डाल दिया। शांति और सामूहिक सुरक्षा के प्रयास में राष्ट्रसंघ विफल हो गया। जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ बना था वो भी यहाँ पे विफल हो गया। साम्यवादी विरोधी धारा भी प्रबल हो चुकी थी। यूरोप में साम्यवाद का जो है विरोध होने लगा था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी। भय और आतंक का वातावरण जो है हिटलर ने व्याप्त कर दिया था और द्वितीय विश्व युद्ध की भी शुरुआत हो चुकी होती है जब पोलैंड पर अटैक किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हिटलर के कार्य को देखिए थोड़ा सा। गृह नीति क्या रहता है? अधिनायक तंत्र की स्थापना। ठीक है, विशेष सुरक्षा दल का गठन किया। यहूदियों का भीषण अत्याचार, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाया, युवाओं के प्रति नीति लाया। नाजीवाद के प्रसार के लिए क्या किया कि प्रचार बहुत ज्यादा, जैसे अभी कोई भी पार्टी नहीं आती तो फेसबुक, ट्विटर इस तरीका से होता है ना, बहुत सारा प्रचार होता है, तो उसी प्रकार से इसने सहारा लिया प्रचार। धर्म के प्रति नीति अपनाया, यानी यहूदी विरोधी जैसे होता है हिंदू मुस्लिम विरोधी विचारधारा ले आया कोई पार्टी। ठीक है, जनसंख्या बढ़ाने का भी प्रयास किया गया, आर्थिक सुधार भी किया गया। विदेश नीति के तहत राष्ट्रसंघ से संबंध विच्छेद किया। जो राष्ट्रसंघ विश्व शांति के लिए काम कर रहा था उसकी बातों को नहीं माना, उससे अलग हो गया। वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया जो कि इस पे आरोपित किया गया था। ऑस्ट्रिया जर्मनी को मिलाकर के एकीकृत कर दिया। राइनलैंड और चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया और ये अधिकार करने दिया फ्रांस और इंग्लैंड ने। ठीक है, अगर उस समय रोकता तो आगे नहीं होता। रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का गठन कर लिया। रोम, बर्लिन और टोक्यो, जापान की राजधानी है टोक्यो, बर्लिन जर्मनी और रोम इटली, ये तीनों मिल गया। ठीक है, ये तीनों मिल गया। कौन कौन? तो इटली, जर्मनी और टोक्यो, ये क्या हुआ कि तीनों मिलकर के धुरी राष्ट्र का निर्माण कर लिया। सोवियत संघ के साथ संधि कर लिया। आगे चलकर रूस भी जो है द्वितीय विश्व युद्ध में इसके साथ मिल जाता है। इंग्लैंड से समझौता कर लिया था। पोलैंड पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की पराजय। 1945 में इसने आत्महत्या किया और बचे हुए कई नाजी प्रमुख पर मुकदमा चली और इस प्रकार नाजीवाद का अंत हुआ। तो कहने का अर्थ है कि आपको पता ही है द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ कि ये जो धुरी राष्ट्र है वो हार जाता है और हिटलर बंदी मतलब बनाने के कगार पे ही था, लेकिन इसने आत्महत्या कर लिया था। ठीक है, 1945 ईस्वी में जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और हिटलर ने आत्महत्या किया। चूंकि अगर ये पकड़ा जाता तब भी इसकी हत्या ही होनी थी। ठीक है, इसको तो फांसी ही देना था। ठीक है, तो इसने खुद ही आत्महत्या कर लिया था और आगे चलकर जो भी नाजी प्रमुख थे उस पर मुकदमा चला। ठीक है, और नाजीवाद का अंत हुआ हिटलर में। तो लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में इसने क्या की थी? भूमिका निभा दिया था। हिटलर की भूमिका महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से विलियम केसर का भूमिका प्रथम विश्व युद्ध में होता है उसी प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण पोलैंड पे अटैक था। ठीक है, आगे अभी द्वितीय विश्व युद्ध बचा हुआ, ये द्वितीय विश्व युद्ध टॉपिक नहीं था, ये हिटलर टॉपिक था। ये जो अभी हमने आपको पढ़ाया ये हिटलर टॉपिक था। द्वितीय विश्व युद्ध का जो टॉपिक है अब हम पढ़ाएंगे आपको द्वितीय विश्व युद्ध का टॉपिक। ठीक है, क्योंकि हिटलर होगा तभी द्वितीय विश्व युद्ध होगा ना। हिटलर पहले आया उसके बाद अब द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध तेजी से छोटा सा टॉपिक है, इसको भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, आधा घंटा में हो जाएगा। चलिए अब आते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध को आपने अच्छे से पढ़ा, अब है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45। कब से कब तक चलेगा तो याद रखिएगा 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध होगा। ठीक है, और इसका बीजारोपण प्रथम विश्व युद्ध के ही समझौता जो कि वर्साई की संधि हुई है उसके साथ ही छिपा हुआ था। एक ही शताब्दी के अंदर होने वाले दो विश्व युद्धों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस दूसरे महायुद्ध ने प्रथम विश्व युद्ध की अपेक्षा अधिक संपूर्णता के साथ मानव को प्रभावित किया और इस युद्ध के कई कारण थे। ठीक है,
इस युद्ध के क्या कारण थे? सबसे पहला तुष्टीकरण की नीति। जो तुष्टीकरण की नीति यानी जो यूरोपीय कंट्री थे, इंग्लैंड है, फ्रांस है, ये जर्मनी का विरोध नहीं कर रहा था। जब तानाशाही प्रवृत्ति से वह आगे बढ़ रहा था हिटलर, तो विरोध नहीं किया, तुष्टीकरण की नीति अपना रखी थी। इटली के प्रति निर्णय, जो इटली था जो प्रथम विश्व युद्ध में जो शामिल हुआ था आगे चल करके लास्ट में मित्र राष्ट्र के साथ, लेकिन उसे कुछ हाथ नहीं लगा था, केवल उसकी हानि ही हुई थी, जो कि उसे उम्मीद थी कि कुछ उसे भी जो है हर जाने के रूप में मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला था। उसके बाद राष्ट्र संघ जो बनाया गया था प्रथम विश्व युद्ध में, वो असफल हो चुका था। उसके बाद जर्मनी के प्रति निर्णय, निशस्त्रीकरण, आर्थिक मंदी, ये सभी कारण जो थे द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनता है। ठीक है, उसके बाद जर्मनी के प्रति निर्णय देखिए क्या है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ वर्साई की संधि 1919 में की, जिसके तहत जर्मनी के समृद्ध क्षेत्रों पर मित्र राष्ट्रों का नियंत्रण स्थापित हुआ और साथ ही युद्ध क्षति के रूप में एक बड़ा रकम हर्जाने के रूप में जर्मनी पे आरोपित की गई। ठीक है, जो कि जर्मनी, जिससे कि वहां पे जर्मनी की क्या हो गई, राष्ट्रवाद आहत हुई और हिटलर जैसे तानाशाह का वहां पर उदय हो गया, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। बाकी आपको कहानी हमने हिटलर के जीवनी में बताया ही। दूसरा, इटली के प्रति निर्णय। पेरिस जो शांति सम्मेलन जब 1919 में होता है, तो इटली जीत कर भी हार जाता है, चूंकि लंदन की गुप्त संधि के तहत किए गए वादे के अनुरूप इटली को कुछ भी, चूंकि उसके साथ मित्र राष्ट्रों ने धोखाधड़ी किया था, इसको संधि में शामिल किया गुप्त रूप से और इसको जो है धुरी राष्ट्र के खिलाफ में उतारा, लेकिन जब जीत गया मित्र राष्ट्र तो इसको कुछ हाथ नहीं आया। ठीक है, तो वही इसका बदले की भावना आप देखिए इसके अंदर भी, इटली के भी अंदर आता है। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली जीत करके भी हार गया, क्योंकि लंदन की गुप्त संधि के तहत किए गए वादे के अनुरूप इटली को कोई भी क्षेत्र प्राप्त नहीं हुआ, फलतः उसका राष्ट्रवाद आहत हुआ। साथ ही युद्ध जनित आर्थिक कठिनाइयां ने जो वहां पे जनता थी उसके अंदर असंतोष की भावना पैदा किया। और यहां पर देखिएगा कि मुसोलिनी जैसे तानाशाह का उदय हो गया। ठीक है, और तीनों देश, रोम, बर्लिन, ठीक है, और कौन कौन सा, इटली का रोम जो कि यहाँ पे फांसीवाद का उदय हुआ, उसके बाद बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी है। ठीक है, तो ये सब मिल करके यहाँ पर एक धुरी राष्ट्र का निर्माण करते हैं और जिसने कि द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दे दिया। ठीक है, तो इटली की भी महत्वपूर्ण भूमिका हुई। उसके बाद निशस्त्रीकरण। क्या हुआ था कि पेरिस का जब शांति सम्मेलन हुआ उसके तहत निशस्त्रीकरण का प्रावधान किया गया पराजित राष्ट्रों के साथ, यानी कि जो पराजित राष्ट्र हैं वो अब अपना जो है शस्त्र बढ़ा नहीं सकते हैं। जर्मनी को निशस्त्रीकरण कर दिया गया और कहा गया कि तुम पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा सैनिक को नहीं रख सकते हो, और इस भेदभाव ने निशस्त्रीकरण की मूल भावना, निशस्त्रीकरण सम्मेलन से त्याग पत्र देकर सैन्यवाद पर बल दिया गया। लेकिन आगे चलकर जब हिटलर आया तो उसने सैन्यवाद को बढ़ावा शुरू कर दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध का आधार तैयार हुआ। तो यहां पर जो जर्मनी को निशस्त्रीकरण करने का जो प्रयास किया गया मित्र राष्ट्रों के द्वारा, ठीक है, उसको लिमिट कर दिया गया था कि तुम इससे ज्यादा सेना अपने पास नहीं रखोगे। और लेकिन आगे चल करके जब वहां पे हिटलर आता है तो हिटलर ने सैन्यवाद को ही बढ़ावा दिया। ठीक है, तो निशस्त्रीकरण भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था। राष्ट्र संघ की असफलता। जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हेतु राष्ट्र संघ की जो स्थापना की गई थी, किंतु इसने पराजित राष्ट्रों को स्थान नहीं दिया, जिस कारण से विजय राष्ट्र का यह संघ बन के केवल रह गया और जो हारे राष्ट्र थे उसके प्रति इसकी जो भावना थी वो सही नहीं था। और यह अपने कर्तव्य जो इसको सबको लेकर के चलने, चूंकि यह विश्व स्तर का संगठन था तो इसको सबको लेकर के चल रहा था, जीते हुए और हारे हुए राष्ट्र दोनों को मिलाकर के चल रहा था, लेकिन इसने केवल साथ किसका दिया, जीते हुए राष्ट्रों का। और चूंकि राष्ट्र संघ में भूमिका अमेरिका का था तो जीता हुआ पार्ट था, तो वो अपने तरफ ही ज्यादा झुकाव रखता था। तो 1931 में जब जापान ने चीन के मंचूरिया, जब 1931 में क्या हुआ, जापान ने चीन के मंचूरिया पे हमला किया तो
राष्ट्रसंघ ने कुछ नहीं किया और सहज वहां पे नजर आया। और कई रीजन थे कि इसके पास अपना सेना भी नहीं था और यह डिपेंडेंट किस पे रहा करता था, तो अमेरिका की सेना पे। तो यह भी रीजन रहा होगा कि युद्ध जब दो देश कर रहे थे तो उसमें यह जो है युद्ध को विराम करवाने में असफल रहा था, तो राष्ट्रसंघ की असफलता भी था। और प्रथम विश्व युद्ध के जो प्रमुख कारक में से एक आप जाने जो परिणाम था उसका आर्थिक मंदी, ठीक है, जिसने कि द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। 1929 ईस्वी का वैश्विक आर्थिक मंदी ने भी यूरोपीय देश में भुगतान संतुलन की समस्या पैदा की। आर्थिक संकट ने प्रजातांत्रिक सरकार में जनता के विश्वास को कम किया। परिणामतः इटली, जर्मनी, जापान जैसे देश में तानाशाही प्रवृत्ति का उदय हुआ, जिसने कि विश्व युद्ध का आधार को तैयार किया। यानी जब आर्थिक मंदी आएगा, जनता के पास धन नहीं रहेगा, परेशानियां होगी, तो स्वाभाविक है सरकार विरोधी बातें वहां पे होगी ही, और वहां पर तानाशाह का उदय हुआ। जापान में, खास करके इटली में, और आपका कहां पे, तो जर्मनी में, ठीक है। और इसी ने द्वितीय विश्व युद्ध का आधार तैयार किया। तुष्टीकरण की नीति, अब देखिए यहां पर क्या है कि शुरुआत में जो इंग्लैंड वगैरह था, पश्चिमी जो देश थे, साम्यवाद को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे, जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा, जो कि रूस में आपने देखा साम्यवाद के माध्यम से ही सरकार की स्थापना हुई थी 1917 ईस्वी में, ठीक है। तो पश्चिमी देश साम्यवादी विचारधारा को अपना बड़ा शत्रु मानते थे, क्योंकि पश्चिमी जो देश हैं, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, ये सब पूंजीवादी देश है, पूंजीपति वर्गों का यहाँ पे बोलचाल होता, मतलब कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा वहां पे जो पूंजीपति वर्ग होते हैं उन्हीं का शासन होता है वहां पर। तो वो लोग साम्यवाद के विरोधी थे। तो इन्होंने क्या किया, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ, अच्छे समझिएगा। पश्चिमी देश साम्यवाद को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानती थी, अतः उन्होंने सभी उपायों से साम्यवाद की समाप्ति पर बल दिया। इसी क्रम में साम्यवाद विरोधी देशों के प्रति ब्रिटेन ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। यानी जो जो देश साम्यवाद का विरोध कर रहे थे, खास करके जर्मनी भी साम्यवाद का विरोध कर रहा था, तो उसके साथ ये युद्ध नहीं कर रहे थे, यानी उसके साथ मतलब तुष्टीकरण की नीति अपना रखे थे। वस्तुतः ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध से बचने के लिए फांसीवाद शक्तियों की अन्यायपूर्ण मांगों को पूरा करके अपमानित होते रहे, यानी युद्ध से बचना चाह रहे थे, क्योंकि युद्ध में बहुत ज्यादा क्षति होती है, और इस कारण से ये फांसीवाद जो है या नाजीवाद की जो मांगे थी उसको ये मान रहे थे। और इसी क्रम में हिटलर की विस्तारवादी इच्छा बढ़ती गई। अंततः जब उसने रूस से अनाक्रमण संधि कर पोलैंड पर हमला किया, रूस से क्या कर लिया, संधि कर लिया, और पोलैंड पे आक्रमण कर दिया, तब ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर का विरोध किया। उससे पहले वो तुष्टीकरण करते रहे। इसी क्रम में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। अगर पूंजीवादी ब्रिटेन, क्योंकि आपका ब्रिटेन क्या है, पूंजीवादी है, और फ्रांस आरंभ में ही मुसोलिनी और हिटलर के विस्तार को रोकने का प्रयास किया होता, तो शायद विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध देखना नहीं पड़ता। तो ये सब कारण रहे। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध का क्या परिणाम हुआ, स्वाभाविक सी बात है, जब भी कोई युद्ध होगा तो सबसे पहला परिणाम क्या होगा कि आपका धन जन का काफी मात्रा में भीषण संहार होगा, क्षति होगा। औपनिवेशिक युग का अंत हो गया, जो इंग्लैंड के माध्यम से, फ्रांस के माध्यम से जो पूरे विश्व में शासन हो रहा था, चूंकि वो भी कमजोर होगा युद्ध में जब आने के बाद, तो औपनिवेशिक युग का अंत धीरे धीरे होना शुरू हो गया। फांसीवादी शक्तियों का सफाया हो गया, जो कि इटली में हुआ था। उसके बाद जर्मनी में नाजीवाद का सफाया। इंग्लैंड की स्थिति कमजोर पड़ जाएगी, और वो जो उपनिवेश बना रखा होगा पूरे विश्व में, वो धीरे धीरे वहां से, और उसके बाद ही आप देखिएगा भारत में भी भारत छोड़ो आंदोलन, चूंकि 1939 से 45 के दौरान ही गांधी जी अटैक करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि उनको पता था अभी पूरा जो विश्व युद्ध हो रहा है और इंग्लैंड उसमें लड़ रहा है, तो उसी समय पे इस पे चोट किया जाए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में हमने मदद किया था और इसने धोखा दिया, अब फिर वह समय है जब इंग्लैंड को भगाया जाए। तो उसी दरमियान जो है भारत छोड़ो आंदोलन भी आप देखिएगा भारत में भी होना शुरू हो गया, सोवियत संघ और अमेरिका की। और इसी में सुभाष चंद्र बोस कहां गए थे, जर्मनी में हिटलर के साथ क्यों मिले थे, क्योंकि वह मित्र राष्ट्र विरोधी था, और मित्र राष्ट्र ही है इंग्लैंड। तो इसीलिए भारत से जर्मनी पहुंचे थे कौन, सुभाष चंद्र बोस। किससे मिले थे, हिटलर से। फिर उसने उनको जापान भेज दिया था, सिंगापुर जापान उधर, ठीक है, पूर्वी देश, एशियाई देश, क्योंकि वहां से भारत नजदीक पड़ता था इसीलिए, ठीक है।
तो सोवियत संघ एवं अमेरिका की शक्ति में यहां पर वृद्धि देखने को मिलेगी, साम्यवाद का तेजी से प्रसार होगा और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो भागों में बंट जाएगा, एक पूंजीवादी देश, एक साम्यवादी देश, एक संयुक्त राष्ट्र संघ बनेगा, एक सोवियत संघ रूस बनेगा। ठीक है, विश्व दो खेमों में विभाजन हो गया, गुट निरपेक्षता की नीति आई और भारत जैसे देश, मिस्र जैसे देश ने गुट निरपेक्षता, ठीक है, यहां पे अपनाया, गुट निरपेक्ष देश के रूप में शामिल हुआ। जर्मनी का आगे चल करके विघटन हुआ, वैज्ञानिक प्रगति हुई, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई 1945 में और विश्व की राजनीति में यूरोपियन प्रभुत्व समाप्त हो गया, जो कि पहले इंग्लैंड का था। अब अमेरिका और सोवियत संघ और चीन प्रभुत्वशाली देश के रूप में शामिल हुए, जापान का महत्व बढ़ गया, ठीक है, और कल्याणकारी राज्य की भावना का विकास यहां पर देखने को मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से पश्चिमी एशिया के राज्यों में राष्ट्रवाद की भावना का भी विकास हुआ इसी को देख करके, और इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण एवं दूरगामी परिणाम हुए, जिसे कि पूरे विश्व को देखने को मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणाम को आपने अच्छे से देख लिया, हिटलर के उदय को आपने देख लिया। अब कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो यहां से पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, वो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध वाला जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था हमने करवा दिया था। ठीक है, केसर विलियम द्वितीय आर्कड्यूक फर्डिनेंड वाला ये सब क्वेश्चन हो गया था। बर्लिन की दीवार द्वारा किस देश को दो भागों में विभक्त किया गया, तो जर्मनी को ही पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में विभक्त किया गया था। वाइमर गणतंत्र की स्थापना कहां हुई थी, तो जर्मनी में हुई थी। याद रखिएगा, ये मिस्टेक से अमेरिका हो गया है, लिखा हुआ है इसमें। तो वाइमर गणतंत्र, और ये कब हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और वर्साई की संधि वाइमर गणतंत्र के ही द्वारा वहां पे साइन किया गया। तो वाइमर गणतंत्र का निर्माण कहां पे हुआ था, तो जर्मनी में। याद रखना है, जर्मनी का किस देश पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और उस समय का तत्कालिक कारण बन जाता है, तो पोलैंड। पोलैंड पे जब जर्मनी ने अटैक किया तब यहां से द्वितीय विश्व, तब जाके इंग्लैंड और फ्रांस की नींद खुली और वो यहां पे शामिल हो गया। ठीक है, जर्मनी का द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया था, तो जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया, तो रूस ने पराजित किया। किसने पराजित किया, तो रूस ने पराजित किया। अमेरिका ने हिरोशिमा पर कब बमबारी की, तो 6 अगस्त को, देखिए हिरोशिमा पे 6 अगस्त और 9 अगस्त को नागासाकी। तो हिरोशिमा को 6 अगस्त और वहां पे लिटिल बॉय नामक बम गिराया गया था। कहां पे, 6 अगस्त को हिरोशिमा पे लिटिल बॉय, बम का नाम था लिटिल बॉय, और वहां पर कुछ सेकेंड के लिए, ठीक है, टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। आप सोच सकते हैं कि एक पल भर में सब छन्न हो गया, जैसे पानी डालते हैं ना तावा पे छन्न, उसी प्रकार से पूरा जब वो गिरा होगा तो वहां का जो एरिया है वो तुरंत खत्म। ठीक है, तो 6 अगस्त और 9 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे बमबारी की थी। ठीक है, तो पहला बम का नाम था लिटिल बॉय, दूसरा का नाम था लिटिल बॉय फैटमैन। ठीक है, दूसरा बम का क्या नाम था, फैटमैन, जो कि 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया गया था। 6 अगस्त को 9 फॉर नागासाकी, 9 अगस्त याद रखिएगा, 9 से ही नागासाकी, तो नागासाकी को 9 और 6 अगस्त को हिरोशिमा, याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ, 1945 में हुआ, चूंकि वह 1939 से 45 तक चलता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो 14 सूत्री जो सिद्धांत था, वुड्रो विल्सन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तो उनके द्वारा पेश किया गया था, लेकिन इनके बातों को नहीं माना गया। कह सकते हैं एक प्रकार से ये वास्तव में शांति सम्मेलन करना चाह रहे थे, लेकिन उस समय फ्रांस और इंग्लैंड जो था वो हर्जाना लेने के मूड में था। ठीक है, चलिए, उसके बाद है आपका लुसितानिया नामक जहाज किस देश का था, तो ब्रिटेन का जहाज था, वो ब्रिटिश जहाज था। निम्नलिखित में से किस संधि को आरोपित संधि भी कहते हैं, तो वर्साई की संधि, जो कि जर्मनी पे आरोपित किया गया था, थोपा गया था। सीज फ्रेंड लाइन का निर्माण किसने किया था, तो जर्मनी ने किया था, याद रखिएगा। म्यूनिक समझौता किस वर्ष किया गया था, तो 1938 ईस्वी में किया गया था। मैग्नेट लाइन आपको पता होगा किसके बीच में, फ्रांस और जर्मनी के बीच में, और मैग्नेट लाइन का निर्माण किस देश ने किया था, तो फ्रांस ने किया था मैग्नेट लाइन का निर्माण। त्रिगुट समझौता में कौन कौन से देश शामिल थे, तो आपको पता होगा अभी तुरंत, रोम, बर्लिन और कौन था, जापान का टोक्यो।
जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, ठीक है। अच्छा ये है त्रिगुट, अच्छा ये पहले जो प्रथम विश्व युद्ध में त्रिगुट बना था उसका पूछ रहा था। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, धुरी राष्ट्र में वो रहेगा जापान वाला। ये त्रिगुट अगर बोलेगा तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली में ही आप मारिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ पोलैंड पे अटैक के साथ ही 1939 ईस्वी में। राष्ट्रसंघ का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो वुडरो विल्सन को कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का पराजय का श्रेय किस देश को दिया जाता है? तो रूस को। जब रूस ने अटैक करना शुरू किया तब जाकर के जर्मनी की हार हुई, चूंकि रूस बड़ा देश है। 1911 के अगादीर संकट के कारण किन देशों को प्रतिस्पर्धा थी? तो इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में। चलिए उसके बाद क्या है? पेरिस शांति सम्मेलन, कितनी संधियां की गई थी? तो 5 संधियां की गई थी। पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियां सम्मिलित थी? तो 4 प्रकार की संधियां, 4 संधियां हुई थी। सुंदर समझौता किन 2 राष्ट्रों के बीच में हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष समर्पण किया था? तो 1944 में इटली ने समर्पण कर दिया था। 1945 में जापान ने समर्पण किया और उसी के साथ विश्व युद्ध समाप्त होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? तो मेन रूप से जर्मनी ही पराजित होगा यहां भी। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहां गिरा था? हिरोशिमा पे। और 6 अगस्त को क्या नाम था? तो लिटिल बॉय नाम था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर के उभरा? स्वाभाविक सी बात है अमेरिका, जो कि विश्व शक्ति के रूप में उभरा। और एक दूसरा शक्ति सोवियत संघ रूस भी उभरता है। इनमें से कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना था? तो वर्साई की संधि, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ, वो बहुत बड़ा कारक बनता है। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश ने प्रयोग किया था? तो अमेरिका ने, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने ही कहां पे गिराया था? तो जापान पे गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर, ठीक है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के 2 महान राष्ट्र कौन कौन से बने? तो आपको पता है कि एक सोवियत संघ रूस और दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। उसके बाद मित्र राष्ट्र में कौन शामिल नहीं था? तो इंग्लैंड, फ्रांस और रूस शामिल थे। तो वहां पे जर्मनी था? बिल्कुल नहीं था, ये तो धुरी राष्ट्र का पार्ट था, इसलिए आंसर हो गया जर्मनी। वर्साई की संधि का सबसे ज्यादा असर किस देश को झेलना पड़ा? तो जर्मनी पे हुआ उसका असर। गुप्त संधियों की प्रथा किसने शुरुआत की थी? तो बिस्मार्क ने गुप्त संधि की प्रथा शुरुआत किया था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? 11 नवंबर 1918 को हुआ था। सारा नोट्स में लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से नोट्स को पढ़िएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी जर्मनी किसके संरक्षण में रखा गया था? तो वह रूस के संरक्षण में पूर्वी जर्मनी को दे दिया गया था, ठीक है। जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? तो ये तो रूस को ही जाता है, ठीक है। इंप्रेटर क्या था? तो जर्मनी का एक जहाज था। इंप्रेटर क्या था अगर पूछे तो याद रखिएगा, जर्मनी का एक जहाज था। वर्साई की संधि कब हुई? 28 जून 1919 को। वर्साई की संधि कब हुई? 28 जून 1919 को। वर्साई की संधि के द्वारा अल्सास और लॉरेन प्रदेश किसे दिया गया? स्वाभाविक है, फ्रांस था, फ्रांस का ही पार्ट था पहले, तो फ्रांस को ही दिया गया, ठीक है। अब आइए जर्मनी में नाजीवाद का उदय, ठीक है। यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा? हिटलर का जन्म कहां हुआ था? तो ऑस्ट्रिया के ब्रोना में हुआ था 1889 ईस्वी को, याद रखना है आपको। नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? तो हमने बताया था आपको, स्वास्तिक का चिन्ह नाजी पार्टी का प्रतीक था। वाइमर गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1919 को। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो 1933 ईस्वी को। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर ने दिया था, याद रखना है। हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार का राज्य की स्थापना किया? तो सर्वाधिकारवादी तंत्र की स्थापना की थी। नाजीवादी किस सिद्धांत का विरोधी था? तो समाजवाद, साम्यवाद का विरोधी था। नाजी पार्टी का संबंध किस देश से था? तो याद रखिएगा जर्मनी से था, ठीक है। उसके बाद आयरन क्रॉस किसको दिया गया था? तो आयरन क्रॉस हिटलर को दिया गया था। और जर्मनी का यह वीरता पुरस्कार है। निम्नलिखित में से नाजीवादी किसका समर्थक था? तो राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था। बाकी सारा थ्योरी में यह सब हो चुका है। नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय कहां हुआ? जर्मनी में हुआ। किसके माध्यम से हुआ? आपको पता ही, हिटलर के माध्यम से। नाजी पार्टी का झंडा किस रंग का था? लाल रंग का था, जिसपे स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ था। हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष अधिकार किया था? तो 1939 ईस्वी में चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। हिटलर ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किस अर्थ मंत्री को नियुक्त किया था? तो उसका नाम था जॉमलर शॉस्ट को। जनरल फ्रांको कहां का शासक था? तो स्पेन का शासक था, ठीक है।
कार्मिंटन विरोधी समझौता में कौन कौन से देश शामिल थे? तो जर्मनी, जापान और इटली। मैन कैम्प किसकी रचना है? तो हिटलर की रचना है, जो कि उसने जेल में लिखा था। ठीक है। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा था? ठीक है, तो ये होगा, ये मिस्टेक है, ये रूस नहीं होगा। अल्सास और लोरेन उसका प्रमुख क्षेत्र था। ठीक है। जर्मनी का मुद्रा का नाम क्या था? तो मार्क। मार्क, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, भी आया है। जर्मनी का मुद्रा क्या है? मार्क। ठीक है, मार्क याद रखिएगा। चतुर्थ वर्षीय योजना 1936 में लागू की गई थी। अबिसीनिया युद्ध के बाद कौन से दो राष्ट्र एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे? तो अबिसीनिया युद्ध के बाद जर्मनी और इटली एक दूसरे के समीप आ गए थे। जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स किन्हें कहा गया? नवंबर क्रिमिनल्स जो है गणतंत्र के समर्थकों को कहा गया था। ठीक है। और जर्मनी संसद का क्या नाम था? तो रिच स्टैग। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जर्मनी का संसद को क्या कहा जाता था हिटलर के समय में? तो वह नाम था रिच स्टैग। क्या नाम था? तो रिच स्टैग। ऑनर क्रॉस से किन महिलाओं को सम्मानित किया गया था? तो जो अधिक से अधिक संतान पैदा करती थी उस महिलाओं को ऑनर क्रॉस से सम्मानित किया जाता था। कहां पे? जर्मनी में। हिटलर ने पोलैंड पे कब आक्रमण किया? तो 1 सितंबर 1939 को। कितने वर्ष की आयु के बच्चों को जंग वोल्क नामक संस्था में भर्ती किया गया था? 10 वर्ष से ऊपर तथा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है जर्मनी में युद्ध में भर्ती कर लिया जाता था। जर्मन युवा संगठन किस वर्ष कायम किया गया? 1926 में। गेस्टापो क्या था? अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी हमने बताया था। एक पुलिस का गुप्तचर पुलिस दल हुआ करता था गेस्टापो, जिसके माध्यम से आतंक का राज स्थापित कर चुका था हिटलर ने। ठीक है। हिटलर की प्रजातीय नीति के विशेषकर कौन सी कार बने? यहूदी विरोधी नीति उसने लाया। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? तो गोबेल्स। याद रखिएगा, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? तो गोबेल्स। हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ी? तो 1933 ईस्वी में, जब वो वहां का चांसलर बना। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध हुआ? तो हिटलर के पोलैंड पे जब अटैक किया तो द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पूरा द्वितीय विश्व युद्ध, साथ साथ हिटलर, जर्मनी, नाजीवाद, ये सब अच्छे से हमने बता दिया। आप लोग इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव सेशन भी आपको हमने करा दिया है कि जो क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे 9th-10th के सिलेबस से तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है।